नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 की टीम ने जिला भिंड के जनपद सदस्य प्रत्याशी अखिलेश सिंह भदौरिया से की खास मुलाकात। जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 22 बिरगवां से जनपद सदस्य प्रत्याशी पूनम पत्नी अखिलेश सिंह भदौरिया को जनता देगी अपना आशीर्वाद। पूनम पत्नी अखिलेश सिंह भदौरिया का चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान है। अखिलेश भदौरिया ने बताया कि इस बार सरकार में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर जनता हमें मौका देती है तो हम जनपद पंचायत वार्ड 22 बिरगवां को एक आदर्श वार्ड बनाने का काम करेंगे। अखिलेश जी ने बताया कि हम 2 कामों में अधिक से अधिक कदम उठाएंगे, वो है शिक्षा और विकास। देखिए जिला भिंड से पवन कुमार की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं कुमार पवन। आज हूँ जिला भिंड में, और जिला भिंड में जहाँ पर मैं बैठा हूँ वो है जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 22 से सोनू भदौरिया जी। आज जानने का प्रयास करता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चुनाव चल रहा है, चाहे वो सरपंची का हो, जिला पंचायत सदस्य का हो, सर चल के बोल रहा है। और सबसे उससे भी बड़ी खुशी की चीज है कि जो एमपी में चुनाव हो रहा है, कई सारे जिले घूमे हुए हैं, शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। कोई भी हो हल्ला नहीं है, कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जो अशुभ नहीं हो। तो आज मैं जानने का प्रयास करूंगा कि सोनू जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं, और इस बार क्या मुद्दे होने चाहिए, जेन्युइन मुद्दे क्या होने चाहिए जिससे जनता लाभान्वित हो। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार साहब, जय श्री राम। सोनू जी, 8 तारीख को आपके वोटिंग चुनाव होना है, बहुत चंद दिन बचे हुए हैं, आप जनता के बीच में जाते हैं। चूंकि आप जमीन से जुड़े हैं, गांव से जुड़े हैं, तो आपको यहाँ की समस्या है मालूम है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाते हैं, और मेन मुद्दे क्या है इस चुनाव में जिनको लेकर प्रत्याशी हम उठाएंगे, जिसके प्रति तो शिक्षा पहले तो सबसे बड़ी समस्या एक शिक्षा की है। और आपने जिससे कहा, शिक्षा एक ऐसा दूध है कि शेरनी का दूध है, इसे पीकर लोग बाहुबली बनते हैं, और आज वो नहीं है। बिल्कुल सर। जबकि आज अपने मध्य प्रदेश शासन की तरफ से शेरनी के पास दूध बहुत है, मध पिलाने वाला कोई नहीं है। यानी एक माध्यम होना चाहिए, तो वो माध्यम बन के शासन तक अपनी बात रखेंगे, शासन तक बात रखेंगे। उस जो भी बीच की रुकावटें हैं उनको यथायथ स्थिति में लाकर और उनके बीच बच्चों के रखेंगे, जिससे वो अपने विकासरत हों, बुद्धि में जागरूक हों और समझें। और गांव के लोग भी समझेंगे कि बाकी में आज क्या है कि वहां से निकल के अपन गांव की तरफ थोड़े आएंगे, तो गांव के लोगों की अरे वो तो सरकार कुछ पढ़ाई नहीं कर रही है, सरकारी स्कूल है। यानी सरकारी स्कूल को इस तरह नाम देते हैं लोग जैसे कि जाने कितना पीछा हुआ दलित परिवार है, ऐसा समझते हैं उनकी सोच में। बल्कि प्राइवेटों से भी अच्छी सरकारी व्यवस्थाएं बन रही हैं और आमंत्रण भी आ रहा है, मगर उसको नियंत्रण करने वाला व्यक्ति नहीं है। अब ये सरपंच है या डेलीगेट है, आखिरकार सरकार इनको चुनाव क्यों कराती है? ये एक सिद्धि है, सरपंच हो, डेलीगेट क्रम बाई क्रम सिद्धि है। इनके थ्रू सरकार में बात पहुंचती है, बात पहुंचने के बाद सरकार उन समस्याओं को हल करती है, तो वो भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही करती है। अब एक आज सोनू आम पब्लिक है, आम पब्लिक में सोनू चिल्लाएंगे उल्टी इतनी नहीं सुनेंगे, क्योंकि शायद है कि उनकी नजर में जो आती है इनका व्यक्तिगत कहीं विरोध है या कोई व्यक्तिगत बात है। जब जनप्रतिनिधि बन के जाएंगे तो उनको लगेगा ये 4 पंचायतों का व्यक्ति चुना हुआ है, तो इसके अंदर कुछ तो नॉलेज है, तो बात को अमल करेंगे तो अपने सिस्टम में जुड़ेगी। आपने देखा 2020 चाहे वो रईस हो, गरीब हो, बीमारी ने किसी को नहीं बख्शा। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार द्वारा या यहाँ के लोकल जो कमिटी द्वारा क्या क्या सहयोग किया गया, या स्वास्थ्य के बारे में जैसे बात करूँ तो क्या नया परिवर्तन और हो सकता है? क्योंकि पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी। मेन जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी, क्योंकि गांव के लोग थे, ऑप्शन नहीं था उनके पास, ग्वालियर जाना है, भोपाल जाना है, बीच का कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सरपंच बनते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी सरकार से अपने क्षेत्र की? देखो, पहले तो एक चीज की है कि एक कोरोना महामारी ये एकदम आया हुआ आपातकाल समय, यानी इसका किसी को अनुभव नॉलेज नहीं था, वो अचानक आया। आने के बाद भी सरकार का धन्यवाद करेंगे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो उन्होंने
इतने कम समय पे उस व्यवस्था को यथास्थिति में समझा, और हमारे जो क्षेत्र के या हमारे देश के व्यक्ति भी थे वो भी अन्य देशों की जगह बहुत मजबूत निकले। सारी व्यवस्थाएं, सारे संकट झेले, मगर उन्होंने भी अपनी यथास्थिति बनाई रखी। अब जैसे कि आगे के लिए आज एक गांव में कोई दिक्कत हुई या हुई, तब जैसे कि हमारा ये गांव है, यहाँ से करीब 12 किलोमीटर के पहले कोई भी हॉस्पिटल व्यवस्था नहीं है, जबकि इतना बड़ा गांव है और अपनी जो जनपद है, जनपद के बीच का गांव है। तो ये कहीं ना कहीं इस ग्राउंड में एक ऐसा कोई हॉस्पिटल होना चाहिए कि जिसके माध्यम से हमको कुछ उपचार मिल सके। तो ये है कि और व्यवस्थित अपन जी रखेंगे। लगभग हमने जब भी बात कही गई है हमसे, जब जहाँ भी राह ली गई है, तो हमने ये उनसे कहा है कि एक हमारे साइड में हॉस्पिटल हो। अब छोटी सी बात है, हमने देखा है कि अपन लगभग जहाँ भी निकलते हैं हमारे क्षेत्र में, बात बाकी सब जगह ठीक है, कि कहीं भी आपको रोड से कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। अगर अपनी बहन बिटिया जो भी बैठी है तो आज रोड पे साइड में बैठ जाएगी, उसके लिए कोई प्रतीक्षालय नहीं। जबकि अपने मोदी जी ने आज अपनी बेटियों, माँ बेटियों की चिंता करते हुए रसोई घर तक सिलेंडर पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, मगर अपनी कोई जिम्मेदारी है जो उन्हें करनी चाहिए। अब एक प्रतीक्षालय कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो जा रही है तो वहाँ 2 मिनट के लिए वाहन का जब तक इंतजार है वो बैठ सकती है, मगर अपन तो कहीं भी बैठ सकते किसी के मकान पे, वो तो बेचारी दूर में बैठती है। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि जो जनपद सदस्य होते हैं, हमसे कई कॉन्टेक्ट होते हैं, और जनपद सदस्य को स्पेशल प्रतीक्षालय दिए जाते हैं अपने क्षेत्र में। हाँ, और ज़्यादातर मैंने देखे जितने भी प्रतीक्षालय बने हैं वो जनपद सदस्य के कोटे से ही बने हुए हैं। तो अच्छा मुद्दा उठाया आपने। एक बड़ा यहाँ गांव लेवल का बड़ा अच्छा सवाल है जो सभी के जेहन में उतरता है, कोई उस पर हास्य करते हैं। ये कत्ल की रात क्या होती है? अमूमन गाँव में जाते हैं तो चुनाव जो बहुत नज़दीक रह जाता है, 2 रात बचती है, 1 रात, तो लास्ट रात तो बिल्कुल कहते हैं आज तो बिल्कुल फाइनली कत्ल की रात है। ये कत्ल की रात के बारे में क्या कहते हैं? ये कत्ल की रात है, वैसे एक ही चीज है जो लोग वाकई यानी पब्लिक को गुमराह करना, पैसे बांटना, दारू बांटना, मगर इन चीजों पर विश्वास नहीं रखते हैं। जी भाई एक ही चीज है, हमको पैसे देकर डिग्री मिली जी, तो वो कितना काम करेगी, और पढ़ाई करके डिग्री मिलेगी वो कितना करेगी। अब ये सवाल का जवाब हम नहीं, आप गांव की पब्लिक से लेंगे कि वाकई में सोनू भदौरिया ने आज जनपद का चुनाव आया उसी समय से तैयारी की या इसके पूर्व से। एक आखिरी सवाल, आप मेरे चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्रीय जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अपनी क्षेत्रीय जनता से हमारा विशेष और निम्र निवेदन है, ये बात सभी के दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से भर जाए कि सोनू भदौरिया इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहा है कि वो जनपद डेलीगेट बन जाए। वो केवल इसलिए चुनाव लड़ रहा है कि हमारी जनपद, वो हर व्यक्ति जनपद डेलीगेट रहेगा, उसके अनुसार इस जनपद डेलीगेट में काम होगा। क्योंकि आज तक जितने भी जनपद डेलीगेट बने हैं उनका बने पूरे क्षेत्र में कभी केवल चुनाव के टाइम को हम सुनते हैं कि जनपद डेलीगेट का चुनाव है, उसके बाद उनका एक ही कहना होता है कि जनपद डेलीगेट में कुछ आता ही नहीं, बेकार। अगर कुछ आता ही नहीं है तो फिर जनपद डेलीगेट का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों रहता है? तो यही एक विश्वास रखें कि आप लोग अपना आशीर्वाद और विश्वास, और सबसे बड़ी एक ही बात है कि एक ही चीज हमने समझी है कि सबसे बड़ा पाप होता है विश्वासघात, और शायद आप लोग हमें वोट दे रहे हो तो एक बहुत बड़ा विश्वास है, और अगर इसमें हम घात कर जाएंगे तो 5 साल में सोनू भदौरिया कोई सिंधिया लेवल के नेता नहीं बन जाएंगे। 5 साल बाद आप लोगों के बीच में धिक्कार दी जाएगी तो सोनू भदौरिया एक 0 बन के आउट हो जाएंगे। तो हम ये विश्वास रखते हैं कि दूध का खोआ खाओ, भैंस का मत खाओ। अगर आप लोग एक बार सपोर्ट करके विश्वास करके देखें तो ये बेटा आपके क्षेत्र के लिए सदैव दिन रात एक कर देगा। जितनी भी तरीके की मेहनत होगी वो सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे सोनू भदौरिया जी, वार्ड नंबर 22 डिस्ट्रिक्ट भिंड से जो चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं युवा है और कुछ करने का जज्बा है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई दूंगा और बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा जो उन्होंने अपना कीमती पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।